बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 4 का। लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 22। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एटम्स जो है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर के बारे में बात करते वक्त हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो मैटर का स्ट्रक्चर होता है, जब तक वो स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा तब तक हम उनकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, उनको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि मैटर का आपको स्ट्रक्चर मालूम हो। ठीक है, तो ये एसेंशियल है कि हमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है मैटर का वो पता हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहाँ पे होती है, जो स्ट्रक्चरल उसकी कंपोजिशन होती है किसी भी मैटर की, कंपाउंड की, मॉलिक्यूल्स की, वो प्रॉपर्टीज़ उसी स्ट्रक्चर में लाई करती है। क्योंकि वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बेस्ड ऑन दोज वेरियस स्ट्रक्चर्स हर कंपाउंड की, हर मॉलिक्यूल की या एटम की अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ इन्फ्लुएंस होती है किस चीज़ से, स्ट्रक्चर से। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में जब हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब उनके स्ट्रक्चर पे क्या असर होता है, बॉन्डिंग का क्या असर होता है, कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है किसी कंपाउंड में। तो ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर मैटर का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो तब तक पता नहीं चलेंगी जब तक हम उनका स्ट्रक्चर नहीं देख लेते। और अगर दो चीज़ें कंबाइन हो रही है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, तो उनमें उस कम्बिनेशन के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हमने देखने होते हैं। उसी की बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। तो क्योंकि केमिकल बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे, तो देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केमिकल बॉन्ड। किसके बीच में, एटम्स के बीच में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सही। और ये जो अट्रैक्शन है ये किस वजह से आती है, ये एक और फोर्स की वजह से आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आता है, चार्ज पार्टिकल से। ये डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग हो गई, हम इसको सेक्शंस में देख लेते हैं। पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक केमिकल बॉन्ड जो है एक फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स है। कैसी फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि एटम्स ने, ठीक है, एटम्स ने कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाना है। तो कॉम्बिनेशन के लिए कौन सी फोर्स हमें रिक्वायर होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर होगी। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में हम ये कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स के दरमियान पाई जाती है। कौन से एटम्स के दरमियान, जो कि अब मॉलिक्यूल बनाने वाले होंगे, जो कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका, एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये जब दूसरे है, ये एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये एक हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, ये जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, और वो दूसरा हाइड्रोजन भी कौन से फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब दो हाइड्रोजन ज्वाइन होते हैं एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है वो फोर्स है जो कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में पाई जाती है,
और इसी बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों पाई जाती है? क्योंकि इन दोनों एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, एक मॉलिक्यूल बनाना होता है। तो ये यहाँ तक तो बात होगी कि ये केमिकल बॉन्ड है। दूसरा सेक्शन क्या कह रहे हैं, ठीक है, कॉमा के बाद आ जाते हैं कि ये जो अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की, यानी इन दोनों एटम्स में जो अट्रैक्शन आ रही है वो किस वजह से आ रही है? वो आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है चार्ज पार्टिकल से। ठीक है, आ रहा है चार्ज पार्टिकल से। तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है, पहले तो आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो और नाम भी है, उसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं और उसको कूलम्ब इंटरेक्शन भी कहते हैं। जब किसी साइंटिस्ट का नाम किसी फिनोमिना के साथ अटैच होता है तो आपको पता है कि उसमें जो मेजर काम होता है, मेजरली कंट्रीब्यूशन जो होती है वो उस साइंटिस्ट की होती है। ठीक है, तो कूलम्ब्स इंटरेक्शन भी कहते हैं। ये तो हो गया इसका नाम। भाई है क्या चीज़ ये जो है हमने केमिकल बॉन्ड में कहा कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, या ये कह लो कि दोनों। ठीक है, कि ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है जो कि दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है। मैटर के केस में हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आती कहाँ से है कि जब हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड होते हैं तब जो है ये फोर्स आ जाती है बीच में। इस फोर्स में अट्रैक्शन भी होती है और साथ ही साथ रिपल्जन भी होती है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे होते हैं। तो आपको पता है कि हम कह रहे हैं कि अट्रैक्शन भी हो रही है और साथ ही साथ रिपल्जन भी हो रही है। अब अट्रैक्शन कब होती है? जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हो। रिपल्जन कब होती है? जब हमारे पास सेम चार्जेस हो। तो ये कैसे हो सकता है कि एक फोर्स है उसमें रिपल्जन भी हो रही है और उसमें अट्रैक्शन भी हो रही है, और उसको हम रिलेट कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड की फोर्स से, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो अट्रैक्शन की फोर्स है। तो यहाँ तक हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको कॉलम फोर्स भी कहते हैं, कॉलम इंटरेक्शन भी कहते हैं। और ये फोर्स जो है ये ऐसी फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोडक्शन के टाइम इसमें अट्रैक्शन भी हो रही होती है और रिपल्जन भी हो रही होती है। अट्रैक्शन किस वजह से हो रही होती है कि अनलाइक चार्जेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। रिपल्जन किस वजह से हो रही थी कि लाइक चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती है। अब देखते हैं एक मॉलिक्यूल में कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती है। अब यहाँ पे हम सपोज करें कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है हमारे पास और ये दूसरा हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन दोनों कौन सी फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म में है। तो एटॉमिक फॉर्म में जब ये दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे एक ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तब वो जो बॉन्डिंग इसमें होगी वो केमिकल बॉन्ड कहलाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का फिनोमिना देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के केस में ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन की? जो प्रोटियम आइसोटोप है, ठीक है, जो कि एबंडेंट है ज़्यादा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटियम आइसोटोप जो हाइड्रोजन का है उसमें होता क्या है कि इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है 0।
ऐसा ही केस इसके साथ भी है। प्रोटॉन हमारे पास 1 है और न्यूट्रॉन हमारे पास 0 है। तो आपको पता है, हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है ना, और एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। ये तो होगी दोनों की एटॉमिक फॉर्म की बात। अब पीछे स्टेटमेंट पे अगर जाओ तो हमने कहा कि रिपल्जन एंड अट्रैक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होते जा रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन्स पे चार्ज है। तो न्यूक्लियस में हम कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो प्रोटॉन के चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस का चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे भी प्लस का चार्ज आ गया। तो ये हमें पता चल गया कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो सेम चार्जेस के बारे में हम क्या कहते हैं कि रिपल्जन होती है। तो इसका मतलब इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान कौन सी फोर्स हो रही है? रिपल्जन की फोर्स है। वो दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। इसी तरह हमने ये कहा कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो भाई अगर ये सारी रिपल्जन ही चल रही है तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ से आ रही है ना? ये सवाल आता है कि हमारे पास प्रोटॉन्स है, वो न्यूक्लियस में है, वो दोनों न्यूक्लियस आपस में रिपेल कर रहे हैं। हमारे पास एक एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्जन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन एरोस पे आ जाए, ये क्या शो करते हैं? ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, और इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी हमारे पास दो रिपल्जन्स हो रही हैं और दो ही अट्रैक्शन हो रही हैं। एक रिपल्जन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान में है, दूसरी रिपल्जन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में है। और यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहाँ पे हो रही है? एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, और वैसे ही इसी को रिवर्स करो तो दूसरे एटम का भी ऐसे ही केस है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो बॉन्ड है वो तब बनता है, ये तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऐसे एग्जिस्ट करती है। अब जब बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड की जब हम बात कर रहे थे, तो वो जो बॉन्ड है वो तब बनेगा, अब दोनों के होते हुए तो नहीं बन सकता। तो ऐसा क्या होगा कि उस बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होगी जब ये अट्रैक्शन, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये ग्रेटर हो जाएंगी इन रिपल्सिव फोर्सेस से, ठीक है, दोनों एक साथ थी मौजूद, लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की ताकत रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएगी तब हमारे पास क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ये एग्जिस्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस में, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से हमारे पास बनता है केमिकल बॉन्ड। पीछे आ जाते हैं वापस। अब क्लियर हो गई होगी स्टेटमेंट कि केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स के बीच पाई जाती है जब वो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से आती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस खुद चार्ज पार्टिकल्स की वजह से आते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में एक्सप्लेन कर लिया। थोड़ा सा साथ में ये भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहाँ कहाँ पाई जाती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम एक पेपर के पीस को ऑयल के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंघी होती है उस कंघी को फिर जब आप वापस पेपर के साथ लगाते हो तो उसमें चार्ज्ड
आपको थोड़े से अट्रैक्शन फील होती है, ठीक है, वो एकदम से पास आ जाते हैं। वो किस वजह से आते हैं कि जब आप किसी चीज़ को रब करते हो तो चार्ज की प्रोडक्शन होती है और चार्जेस जो है वो फिर अट्रैक्शन शो करते हैं। इसी तरह जो बलून्स होते हैं, ठीक है, फिल्ड बलून्स हैं, तो वो जो बलून्स है उसको भी जब आप अपने बालों के साथ पहले लगाते हो, ठीक है, रब करते हो, तो उस पर चार्ज आ जाता है। तो तब जब आप उसको दूसरे बलून के साथ थोड़ा सा करीब लाते हो तो आपको उसमें अट्रैक्शन शो होती है। इसी तरह जब आपने सिल्क के कपड़े पहने होते हैं, आपने कपड़े इस्त्री किए, आपने कपड़े पहने, ठीक है, तो वो जो हीट मिली उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो वो भी क्या होता है कि हमारी बॉडी पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्लिंग हो जाते हैं। तो वो भी किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। और इसी तरह जो लाइटनिंग है वो भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की। क्यों? क्योंकि इन सारी केसेस में चार्ज की प्रोडक्शन हो रही है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो अपोजिट चार्जेस है उसकी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्लियर हो गए। जो केमिकल बॉन्डिंग है, हमने ये तो बोल दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स के बीच में पाई जाती है जब वो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है जब वो कंपाउंड बना रहे होते हैं। सही हो गया। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये कब होती है? ये जो है एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर होंगे या फिर, ठीक है, या तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होंगे जो कि दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स है, तब हमारे पास बॉन्ड आएगा। तो एसोसिएशन इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे है कि उसी इलेक्ट्रॉन की या तो ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर, लॉस या गेन होगा, ठीक है, एक जो है वो लूज करेगा, दूसरा जो है वो गेन करेगा। कौन? एटम। या फिर दोनों जो एटम्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली होल्ड करेंगे, शेयरिंग हो गई। तो केमिकल बॉन्डिंग इन दोनों केसेस में होती है। मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स या डायटोमिक गैसेस जो है, बल्कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा जो है वो भी सारा किसके थ्रू एग्जिस्टेंस में है, किसके थ्रू होल्ड किया हुआ है? केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू होल्ड किया हुआ है। और ये केमिकल बॉन्ड्स हमें क्या बताते हैं? ये केमिकल बॉन्ड्स हमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बताते हैं, जिसके बारे में हमने कहा कि इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है मैटर की। तो आगे के टॉपिक में जो है बहुत अलग अलग टाइप्स है बॉन्डिंग की, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि बॉन्ड जो है वो बनता क्यों है, ठीक है। हम ये देख लेते हैं कि बॉन्ड बनता क्यों है। अब ऐसा है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल पे जाओ तो हम पिछले चैप्टर में ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि जो एटम्स हैं वो अपने एटॉमिक फॉर्म में या फिर हम कह सकते हैं कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। वजह क्या है? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, ठीक है। यानी अगर कोई एटम स्टेबल है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी लोअर हो गई है, अगर उसकी एनर्जी हाई है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी लो हो गई है। तो एटम्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी उनके पास ऑलरेडी है, उनको ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, ठीक। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स अपने उस न्यूट्रल फॉर्म से निकल आते हैं और क्या कोशिश करते हैं अपनी अपनी ताकत के अकॉर्डिंग कि या तो कोई एक दे देता है इलेक्ट्रॉन या फिर कोई ले लेता है, ठीक है। ये टेंडेंसी जो है ये हमें कौन बताता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू बताती है। जैसे हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शंस की जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ग्रुप नंबर 17 हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव।
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे और वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है एटम्स की कि वो बॉन्ड बनाएं, और इस एनर्जी को कम करने और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो करते क्या है कि वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते आए हैं कि जो नोबल गैसेस वाला ग्रुप है वो सबसे स्टेबल है अपने फ्री स्टेट की फॉर्म में भी। तो जिसने स्टेबल होना है वो अपने करीबी वाले नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक खुद को पहुंचाएगा, तब जाके वो स्टेबल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो बेसिक टेंडेंसी है मैटर की कि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, मैटर जो है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होना चाहिए, तो इसीलिए उस एनर्जी को लो करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अगेन दूसरा जो पॉइंट है वो यही बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस की है, तो बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो उन नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी को अटेन कर सके, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सके, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे के ले सके या फिर वो इलेक्ट्रॉन लेके ले सके। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं केमिकल बॉन्ड की। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की एग्जांपल देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी किस तरह से मिल रही है और कौन से जो नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। कॉमन एग्जांपल है टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड में अब हम देख लेते हैं दोनों अलग एटम्स की बात कर लेते हैं। जो सोडियम है उसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन, और इतने ही इनके पास प्रोटॉन्स भी है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सोडियम की देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट की? पहले शेल में यहाँ पे सब शेल्स है। ठीक है, ये शेल्स नहीं है, सब शेल्स है। शेल्स कौन से होते हैं? के, एल, एम, एन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे सब शेल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। पहले सब शेल में 2 की कैपेसिटी होती है, एस सब शेल है। ठीक है, 2, पी में 6 की होती है, डी में अगर डी होता तो उसमें 10 की होती और अगर एफ होता तो उसमें 14 की कैपेसिटी होती कि इतने इलेक्ट्रॉन हम उसमें रख सकते हैं। तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस हो गए 4, 6, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। पी है, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन रह गया वो हम यहाँ पे लगा देंगे अगले सब शेल में। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ अगर हम क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ले तो उसकी क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 3p5। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने ये देखना है कि जो सोडियम है उसके करीब कौन सा नोबल गैस है और जो क्लोरीन है उसके करीब कौन सा नोबल गैस है। ठीक है, तो हम ज़रा वापस पीछे चले जाते हैं। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल में आप इनकी पोजीशंस देख लो। क्लोरीन की पोजीशन ये है, क्लोरीन के बिल्कुल साथ ही एक गैस है आर्गोन, तो इसका मतलब क्लोरीन को आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना है। सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है, उसका नंबर क्या है? 11। तो 11 के करीब 18 होगा या फिर 10 होगा? ऑब्वियसली 10 उसके करीब है, तो इसलिए सोडियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। इसी कोशिश में बॉन्ड बन जाता है। तो जो सोडियम एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड। कैसे बना रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा
ठीक है। सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में 11 है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम आयनिक फॉर्म में 10 बन जाएगा। 10 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन की। तो इसका मतलब सोडियम ने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक खुद को पहुंचा दिया। इसी तरह क्लोरीन की कितनी थी? 17 थी। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ये गायब नहीं हुआ बल्कि ये आ गया क्लोरीन के पास, तो हो गई 18। चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो ले रहा है। सोडियम पे क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अब क्लोरीन ने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली? आर्गोन की, जो कि है 18। तो हमने क्या किया कि बॉन्ड जब ये बनाते हैं तो स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में ये जो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये अटेन करने की कोशिश करते हैं एटम्स, इसीलिए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से बॉन्ड बनते हैं और ये एक एग्जांपल हो गई हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी यही दिखा रही कि भाई एक सोडियम का एटम है, उस सोडियम के एटम ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उस सोडियम के एटम ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे इस क्लोरीन के पास, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई और वहाँ पे हमारे पास सोडियम की भी पूरी हो गई। फिर जब ये दोनों आयन से वापस कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो हमारे पास याद रखिएगा कि कंपाउंड्स पे हमेशा चार्ज 0 होता है। चार्ज पहले खुद को ये चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो चार्जेस अट्रैक्ट होके बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बनाते हैं और वो कंपाउंड अगेन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए हम कंपाउंड्स पे कोई चार्ज शो नहीं करते हैं। रिकॉल कर लेते हैं। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो कि एटम्स को बाइंड करने में मदद देती है जब वो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। ये रिजल्ट है उन एट्रैक्टिव फोर्सेस का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में पाई जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और वो ऑपोजिट चार्जेस की जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो उस सेम चार्जेस की रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देती है, तब हमारे पास जाके बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो आती कहाँ से? वो चार्जेस से आती हैं। तो जो पार्टिकल्स है बॉन्ड के, वो न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन दिखा रहा होता है अगले एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उस एटम के जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्शन दिखा रहा होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि अगले एटम का है उसके साथ। ठीक है। तो ऑपोजिट दो अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियसेस, दो अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियाई क्या करते हैं कि अपने ऑपोजिट वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जब रिपल्सिव फोर्स पे ओवरकम हो जाती है तब हमारे पास होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।